नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईबीसी 24 की बड़ी बहस में। ट्रंप का टैरिफ बम और साथ साथ ये है कि अब आगे क्या होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ यानी बराबरी के टैरिफ का ऐलान कर दिया है, जिसमें भारत समेत दुनिया के कई देशों पर 10% से लेकर 46% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की है। भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने ऐलान किया कि सभी विदेशी निर्मित ऑटोमोबाइल्स पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा, जो आधी रात से प्रभावी होगा। ट्रंप ने यूरोपीय संघ और एशियाई देशों पर अमेरिकी कारों के खिलाफ भारी टैक्स लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह कहा है कि अमेरिका केवल 2.5% टैक्स लगाता है, लेकिन थाईलैंड 60%, भारत 70%, वियतनाम 75% तक शुल्क वसूलता है। उन्होंने जापान और दक्षिण कोरिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन देशों में ज्यादातर कारें स्थानीय हैं और अमेरिका में बनी कारों पर भारी टैक्स वसूला जाता है। यह टैरिफ 9 अप्रैल से लागू होगा। अगर टैरिफ के डिटेल में जाते हैं तो सबसे ज्यादा मार कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, चाइना पर पड़ेगी। उसके बाद इंडोनेशिया, ताइवान, स्विट्जरलैंड और भारत का नंबर आता है। मलेशिया, जापान, यूरोपीय यूनियन पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक तरह की बॉर्डर फीस या टैक्स होता है जो कोई भी देश विदेशों से अपने यहां आने वाले सामान पर लगाता है। यह टैक्स आयात करने वाली कंपनी पर लगाया जाता है। इसे घटा बढ़ाकर ही देश आपस में व्यापार को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी टैरिफ एक प्रकार का शुल्क या टैक्स है, विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ती है। इसका मकसद घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देशी उद्योगों की रक्षा करना भी है। ये टैरिफ की बात हो गई। अच्छा, अब ये आपको समझना चाहिए कि भारत के टॉप 10 व्यापारिक साझेदार कौन है। टॉप 10 व्यापारिक साझेदार कौन है? ये तो टैक्स की बात चल रही है। चाइना है, अमेरिका है, यूएई है, रूस है, सऊदी अरेबिया है, सिंगापुर है, इराक है, इंडोनेशिया है, हांगकांग है और साउथ कोरिया है। यानी अब भारत में कुछ चीज़ें महंगी हो सकती हैं, चूंकि जिन्हें भारत अमेरिका से खरीदता है वो कौन कौन सी चीज़ें जो खरीदता है, तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम अमेरिका से खरीदते हैं। तो पहली बात तो ये है कि पेट्रोलियम क्रूड ये हम अमेरिका से खरीदते हैं, और उसके बाद गोल्ड अमेरिका से खरीदते हैं। फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम अमेरिका से खरीदते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी हम अमेरिका से खरीदते हैं और कोयला और कोक भी हम अमेरिका से खरीदते हैं। तो किन देशों पर कितना टैरिफ लगा है वो हम आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया पर आप देख सकते हैं। इंडिया 52% का लगाता है, वो बाकायदा दिया गया है, और अमेरिका 26% का टैरिफ लगाएगा भारत पर। ट्रंप काफ़ी आलोचना करते रहे इस दौरान, लेकिन दोनों देशों को इस बेहद सख्त टैरिफ से बाहर रखा गया है। भारत के बारे में ट्रंप ने कहा है कि मैंने पीएम मोदी के हाल के दौरे पर बात की थी कि आप मेरे बेहद अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया गया। भारत जितना टैरिफ वसूलता है उससे आधा हमने लगाया है। यानी उनका कहना है कि भारत 52% टैक्स वसूलता है और हमने 26% टैक्स लगाया है। अब बात करेंगे भारत पर इसके असर क्या क्या है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की बाइट सुनाएंगे आपको, लेकिन भारत का असर क्या है वो पहले आपको दिखा देते हैं। अमेरिका को भारत केमिकल, मेटल, रत्न और आभूषण, फार्मा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा निर्यात करता है। इसके अलावा मांस, मछली और समुद्री खाद्य पदार्थों के 2.8 अरब डॉलर के निर्यात पर भी बड़े असर का अनुमान लगाया जा रहा है। ये ओवरऑल बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समयानुसार चूंकि रात 2 बजे क्या कुछ कहा था वो आपको सुनाते हैं। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And और इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए, आपको ये बात समझाने के लिए हमारे साथ दो बड़े खास मेहमान जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं।
कपिल होलकर जी हैं, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है कपिल होलकर जी। और ओमनाथ शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं, स्वागत आपका भी है। लेकिन ओमनाथ शर्मा जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, जो ये टैरिफ बढ़ाकर लगाया गया है 26%, इसका भारत पर कितना असर पड़ेगा? निश्चित तौर पे भारत पे काफ़ी असर पड़ेगा। भारत का 18% व्यापार अमेरिका के साथ में होता है और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो भारत यहाँ से एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, जैसे ऑटोमोबाइल है, फार्मा है, सी फूड्स हैं, उसके साथ में जेम्स एंड ज्वेलरीज को वो प्रोसेस करके यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, और प्रोसेस फूड्स हैं जो भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। तो निश्चित तौर पे ये 30 सेक्टर्स हैं जहाँ पे भारत अमेरिका के साथ में व्यापारिक रूप से साझेदार है, और उसमें से 6 एग्रीकल्चर सेक्टर के हैं और 24 इंडस्ट्रियल सेक्टर के हैं जहाँ पे भारत का उनके साथ में व्यापार है। और इतना बड़ा टैरिफ लगने के बाद में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई असर नहीं पड़ेगा। निश्चित तौर पे 130 बिलियन डॉलर का, लगभग 12 लाख करोड़ का व्यापारिक साझेदार है अमेरिका भारत का। तो टैरिफ लगने के बाद में इन सब चीज़ों का भारतीय इकोनॉमी पे निश्चित तौर पे असर पड़ेगा। इसके दोनों पहलू हैं, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी हैं। और जब हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो 26% टैरिफ हाईएस्ट था, वो लग चुका है। अब इसके बाद बहुत कुछ अमेरिका के पास लगाने के लिए नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, वो बचती है नेगोशिएशन। तो आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि भारत और अमेरिका किस प्रकार नेगोशिएट करते हैं और कहाँ पे जाकर के टैरिफ वार रुकता है। बिल्कुल, इसका आपने बोला कि पॉजिटिव असर भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव पर भी आपसे बात करेंगे। कपिल होलकर जी शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। क्या शेयर बाजार में भी ये स्थिति देखने को मिलेगी? चूंकि शेयर बाजार तो काफ़ी दिनों से देखिए मार्केट गिरा हुआ है, जो टैरिफ बढ़ा है इसका कुछ सेक्टर पर असर पड़ेगा या पूरे पर असर पड़ेगा? कैसे देखते हैं कपिल होलकर जी आप इसे? जी देखिए, शेयर बाज़ार इस टैरिफ की उम्मीद काफ़ी समय से कर रहा था, और उस उम्मीद को देखते हुए शेयर बाज़ार ने अपने आप को एक तरीके से मैं कहूँगा तैयार कर लिया था इसके लिए। जो पिछले करेक्शन या गिरावट आपने मार्केट में देखी है, उसका कहीं ना कहीं कारण ये भी था कि ये एक्सपेक्टेड था कि हैवी टैरिफ्स लगेंगे। बट ना, हमेशा मेरा ऐसा मानना है कि एक आपदा में मौका होता है। जैसे आप देखेंगे कि वियतनाम पे, चाइना पे हैवी टैरिफ्स लगाए गए हैं, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो वियतनाम और चाइना अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था, उसके कंपैरिजन में हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थोड़ी सी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी हमारी। दूसरी चीज़, जो फार्मा का सबसे बड़ा, फार्मा इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी एक्सपोर्टर थी हमारे यहाँ से। 33 से 40 से 50%, जैसे अरविंदो फार्मा का 50% यूएस को एक्सपोर्ट होता था। वो एक डर था, का माहौल था कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में। बट फार्मा पे टैरिफ नहीं लगाए गए, तो इस इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा। तो मेरा मानना है कि कुछ इंडस्ट्री से, मेरे मित्र ओमनाथ जी ने बताया कि ऑटोमोबाइल हम एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ टैरिफ लगाएगा, वो ज़रूर उनके लिए एक समस्या का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बट जेम्स ज्वेलरी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगेन वायर एक्सपोर्टर जो वायर बना के भेजते हैं वहाँ पे, उसके लिए एक अच्छा मौका है। मेटल्स और स्टील के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हिंडाल्को दे या ऐसी कंपनियाँ जहाँ पे जो एक्सपोर्ट यूएस को बहुत बड़ा करती हैं, वहाँ पे नहीं लगे। तो मेरा मानना है कि कुछ जगह मौके हैं तो कुछ जगह परेशानियां भी हैं। ओवरऑल मिला जुला असर रहेगा मार्केट पे। और मैं जहां तक बात करूं आज के मार्केट की, तो आज का मार्केट जरूर देखिए क्या होता है, इंस्टेंट नीजक रिएक्शन बोलते हैं हम जिसको, कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो मार्केट में रिएक्शन आता है। पर मेरा मानना है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बाजार ऑलरेडी इस चीज को डिस्काउंटेड कर चुका है एक हद तक। और 26% का टैरिफ जो है, क्योंकि अगर आप IMF की रिपोर्ट देखेंगे तो उन्होंने 25% टैरिफ की बात की थी, और यहाँ 26% टैरिफ है। करीब 31 बिलियन डॉलर का GDP पे इंपैक्ट है, जो करीब 0.7% के आसपास होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मार्केट इसको समझेगा और एक समय के बाद वापस अपनी दिशा लेगा। देखिए, कपिल होलकर जी ने एक बड़ी बात कही कि मार्केट इसके लिए पहले से ही तैयार था। एक बात उन्होंने ये कही, हो सकता है कि मार्केट आज डाउन हो, लेकिन वो बहुत जल्द संभल जाएगा, क्योंकि इसका असर तुरंत तो पड़ता है। दूसरे देशों के शेयर मार्केट पर देखिए तो वहां भी असर देखने को मिल रहा है। ओमनाथ शर्मा जी, क्या अब हमारे पास ये विकल्प है कि यूरोपियन संघ से भी हम ट्रेड करें, चूंकि वहां हम 14% ट्रेड करते हैं और अमेरिका से 18%? क्या ये विकल्प हमारे पास खुल गया है?
बिल्कुल, जैसे मैंने कहा था कि इस टैरिफ वॉर में दोनों चीज़ें होंगी, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। नेगेटिव जितना होना था वो हो चुका है। पॉजिटिव साइड पे की तरफ अगर हम ध्यान दें तो इंडिया के मार्केट अब कॉम्पिटिटिव होते चले जाएंगे। इंडिया जो एक्सपोर्ट करती थी 18% ट्रेड यूएस गवर्नमेंट के साथ में, यूएस कंट्री के साथ में भारत का था। निश्चित तौर पे अब ये नए एवेन्यूज़ की तलाश में भारतीय कंपनीज काम करेंगी और यूरोपियन मार्केट है, जापान का मार्केट है और ऐसे कई मार्केट हैं जो अनएक्सप्लोर्ड थे। हमने अपनी क्षमता का उतना विस्तार नहीं किया था क्योंकि अब टैरिफ लगी चुके हैं, तो भारतीय कंपनी अपनी क्षमताओं का विस्तार इन यूरोपियन देशों में, जापान जैसे देशों में करेंगी। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और दूसरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे भारत की कंपनियाँ अपने नए साझेदार को ढूंढने की कोशिश करेंगी और नए कस्टमर बेस को वहाँ पर बनाया जाएगा। और जहाँ तक सवाल है कि अमेरिका के टैरिफ का, अमेरिका का टैरिफ वन साइडेड नहीं है। उन्होंने अगर टैरिफ लगाया तो वो 140 करोड़ की पॉपुलेशन, जो एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस अमेरिका की कंपनियों के लिए भी भारत है, उसको वो नकार नहीं सकते। और दूसरी बात है कि भारत सिंपल अछूता सिंगल कंट्री नहीं है जिस पे उन्होंने टैरिफ लगाया है। दुनिया के 200 देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाया और उस टैरिफ का असर एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका की जनता को ही भुगतना है और उसका नुकसान जो होगा वो अमेरिका की जनता को इन्फ्लेशन के रूप में दिखाई देगा। तो जल्दी वो अमेरिका नेगोशिएशन टेबल पे बहुत जल्दी दुनिया के नक्शे पे दिखाई देगा। अब बिल्कुल ओमनाथ शर्मा जी, आपने कहा ना कि पॉजिटिव पहलू भी है। अब देखिए, चीन ही कह रहा है कि अब भारत से ज़्यादा आयात कर सकता है, ये उसके शब्द हैं, उन्होंने, चाइना ने ये बात कही है। तो ये पॉजिटिव पहलू है। अब चूंकि चीन पर तो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया गया है। जी बिल्कुल, भारत और चीन देखा जाए तो 140 और 140 280 करोड़ की पॉपुलेशन को वर्ल्ड में वो रिप्रेजेंट करते हैं। इतना बड़ा मार्केट है। आपस में अगर वो बायलैटरल ट्रेड अगर करते हैं तो दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेड आपस में ही वो कर सकते हैं, क्योंकि संबंध इतने मजबूत नहीं थे तो आज तक वो चीज़ें छूटी हुई थी। लेकिन आने वाले समय में देखा जा सकता है कि भारत और चाइना नज़दीक आएंगे और आपस में ट्रेड साझेदारी वो बढ़ाएंगे। और ये बात कभी भी अमेरिका को पसंद नहीं आ सकती कि दो इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश एक साथ हो करके अपना बिजनेस करें। तो निश्चित तौर पर अमेरिका इतना बड़ा मार्केट ना चाइना का ना भारत का वो लूज़ करना चाहेगा। और अमेरिका की तरफ से ये लास्ट ब्रह्मास्त्र था जो वो इस्तेमाल कर चुके हैं। आने वाले समय में उनके पास में नेगोशिएशन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। और 26% टैरिफ जो लगाया भी गया है वो बेसिकली सिर्फ नेगोशिएशन टैक्टिक के लिए एक प्रेशर टैक्टिक ही उसको माना जाएगा। शॉर्ट टर्म में दर्द जरूर है लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा भारत को जरूर देखने को मिलेगा। अच्छा कपिल होलकर जी, आज पूरे शेयर मार्केट में इसका असर देखने को मिलेगा कि कुछ सेक्टर्स में जो हम अमेरिका से खरीदते या बेचते हैं उन पर ही इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि आज ओवरऑल जब मार्केट खुलेगा, 5-1 मिनट बचे हैं जिसको खुलने में, हमें दिख भी जाएगा, तो ब्रॉडर मार्केट एक बार करेक्ट होगा। बट कुछ सेक्टर जैसे फार्मा मुझे दिखता है, मेटल्स मुझे दिखते हैं, ये कम से कम 4 से 5% ऊपर खुलना चाहिए यहाँ से। बैंकिंग सेक्टर मुझे जो अछूता है इन सब चीज़ों से, वो मुझे अच्छा दिखता है। तो सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट में मोमेंटम रहेगा। ऑटोमोबाइल आपको नीचे दिख सकता है, जेम्स ज्वेलरी सेक्टर आपको नीचे दिख सकता है, फिशरीज रिलेटेड थोड़े से वो आपको नीचे दिख सकते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं हम मांस मच्छी वगैरह अमेरिका को। तो मुझे लगता है इसका मिला जुला असर रहेगा, जो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट पे असर इतना दिखेगा नहीं। और मेरा मानना है कि एक बार, मेरा ऐसा खुद का मानना है कि मार्केट को एक बार बहुत अच्छे से नीचे गैप के साथ गैप डाउन ओपन होना चाहिए, जिससे कि एक वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो और फिर लोग वापस खरीदारी के लिए आए, क्योंकि लोग मौका ढूंढ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो आपको जैसे इस बात को समझना होगा कि अमेरिका के बाजार अगर देखेंगे तो टैरिफ के बाद सभी अमेरिका के बाजार नीचे हैं, चाहे नस्दक लें, डाउ जोन्स लें या कोई भी बाजार लें। तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि अमेरिका में खुद महंगाई बढ़ने का डर है। आज टैरिफ लगा देने से वहाँ चीज़ें महंगी हो जाएगी, जब महंगी हो गई तो महंगाई बढ़ेगी तो उन्हें ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी। तो अमेरिका का मार्केट रिटर्न नेगेटिव देगा और जो अमेरिका के निवेशक हैं, जो कपिल जी बात कर रहे थे, कपिल जी यहीं से आप कंटिन्यू रखिएगा। इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, ब्रेकिंग आ गई है, एक खबर आ गई। कपिल जी इस बात को कह भी रहे थे कि शुरुआत में उसका असर देखने को मिलेगा। 800 पॉइंट ट्रंप के टैरिफ का शेयर बाजार पर बड़ा असर देखने को मिला है। प्री ओपन मार्केट में सेंसेक्स 800 अंक नीचे आया है। प्री ओपन में निफ्टी में 180 अंकों की गिरावट देखने को मिली है।
ट्रंप के टैरिफ बम का शेयर बाजार में असर पड़ा है। प्री ओपन मार्केट में सेंसेक्स 800 अंक नीचे आया है, लेकिन हमारे साथ जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि देखिए इसके लिए मार्केट तैयार था, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में हो सकता है क्योंकि दुनिया के शेयर बाजार गिरे और शेयर मार्केट गिरी है तो थोड़ा सा इसका असर दिख सकता है, लेकिन वो सारे सेक्टर्स पर इसका असर नहीं होगा। प्री ओपन में अगर देखें तो निफ्टी में 180 अंकों की गिरावट आई है। इस गिरावट को कैसे देख रहे हैं, 800 और 180 अंकों की गिरावट को, कपिल जी? देखिए, जो एक्सपेक्टेड था, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखेगी और ये दिख भी रहा है। अब मार्केट एक बार ओपन हो जाएगा, ट्रेडर्स कैसे बिहेव करते हैं, अगर प्री ओपन ये दिख रहा है तो मुझे लगता है हो सकता है 1000-1100 पॉइंट तक जा सकता है। 22,800 का निफ्टी का सपोर्ट, क्योंकि मैं निफ्टी ट्रैक करता हूं इसलिए उसी समय बात करूंगा आपसे, 22,800 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसके नीचे जाएगा और ट्रेडर्स को जरूर एक बार थोड़ी सी चिंता होती है क्योंकि लीवरेज पोजीशंस रहती हैं। आज फ्यूचर ऑप्शन मार्केट की कटान भी है जहां पे पोजीशंस को स्क्वायर अप करनी पड़ती है, उसका इंपैक्ट दिख सकता है। बट मेरा मानना है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि एक लंबी अवधि का निवेशक जो 5 वर्ष या 7 वर्ष या 10 वर्ष की निवेश की अवधि को लेकर मार्केट में आता है, जिसकी एक बेहतर रिटर्न की उम्मीद होती है, उसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जब भी आपको हम कहें कि जब भी मार्केट में आपको पैसा बनाना होता है, यहां से अगर पैसा बनाना है तो मार्केट में क्राइसिस होना जरूरी है। क्राइसिस होती है, खराब खबरें होती हैं, तभी वैल्यूएशंस आपको अट्रैक्टिव मिलते हैं। अच्छी खबरों पे आपको कभी अच्छे वैल्यूएशंस नहीं मिलेंगे। आज अब मार्केट खुलने दीजिए, आपको फार्मा जो कुछ समय पहले नीचे चल रहा था पिछले 4-6 महीने से, इस डर से कि टैरिफ्स लग जाएंगे, मैक्सिमम एक्सपोर्ट फार्मा यूएस को करती है, वो फार्मा आज आपको ऊपर मिलेगा क्योंकि आपको मौका ही नहीं मिलेगा खरीदने का। तो आज जो आपको मौका मिलेगा जिन सेक्टर्स में खरीदने का, चाहे आप फाइनेंशियल सेक्टर्स लें या दूसरे, और फार्मा अगर यहाँ से गैप अप होता है बट अगर थोड़ा नीचे आता है तो आप वैसे सेक्टर में खरीदारी करते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ से पैसा बनेगा। बट अपनी निवेश की अवधि लंबी रखिए। ट्रेडर्स के लिए हमेशा ये शॉर्ट टर्म या हम ये कहें खबरें शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए परेशान करने वाली होती हैं, उनके लिए तकलीफ है, वो समस्या उनके लिए बनी रहेगी। हाँ, तकलीफ है लेकिन धैर्य रखना चाहिए। क्या ये मैं आपसे जानना चाहूँगा साफ तौर पर कि क्या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, शर्मा जी, ये हमारे नए ट्रेडिंग पार्टनर हो सकते हैं आने वाले दिनों में? नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। भारत के संबंध न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की उतनी पॉपुलेशन नहीं है कि हम जो सामान उनको एक्सपोर्ट करें और हमारा भारत जैसी 140 करोड़ की जनसंख्या उनसे ट्रेड करके अपने इस लंबे घाटे को वो पाट सके। लेकिन निश्चित तौर पे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा मार्केट है और भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं दोनों देश, तो वहाँ पे भारत का व्यापार बढ़ेगा। लेकिन आपको साथ में देखना पड़ेगा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि चाइना के साथ हमारा बहुत मिनिमल ट्रेड है। हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट चाइना को बहुत कम करते हैं। और चाइना की तरफ से बयान भी आए थे कि हम भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। जापान एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पे भारत अपना व्यापार का विस्तार करेगा। ब्राज़ील एक बहुत बड़ा देश है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये भारत के लिए नेगेटिव नहीं है, भारत के लिए एक बहुत पॉजिटिव खबर है। जैसे कपिल जी ने भी कहा कि मार्केट जब नीचे खुलता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, वैसे ही जब आपकी विषम परिस्थिति आती है तभी आप उभर करके बाहर आते हैं। आज अमेरिका ने जो 26% टैरिफ लगाया वो बेसिकली उनका चुनावी एजेंडा था। जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़े थे उन्होंने बोला था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मैं सब पे टैरिफ लगाऊंगा, मैं नौकरियां जो फिजूल की नौकरियां उनको मैं काटूंगा, एजुकेशन सिस्टम में मैं सुधार लाऊंगा। बेसिकली वो उनका एक चुनावी मुद्दा था जो उन्होंने पूरा किया। अब इसके बाद देखना पड़ेगा कि अमेरिका की इकोनॉमी में क्या असर पड़ता है और फिर वो वापस नेगोशिएशन करके भारत जैसे इतने बड़े ट्रेडिंग पार्टनर को वो किस तरीके से डील करते हैं। और भारत को भी ये देखना पड़ेगा कि लंबी अवधि में कौन उसका मित्र है और कहाँ पे वो नए मार्केट को खोज सकता है। लंबी अवधि में कौन उसका मित्र है ये भारत को देखना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा। शर्मा जी का ये कहना है अर्थशास्त्री का। लेकिन एक अंतिम सवाल मैं होलकर जी आपसे लेना चाहूंगा, जो छोटे समय के लिए निवेश करते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, उन निवेशकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस समय? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। निवेश छोटी अवधि के लिए होता ही नहीं है। छोटी अवधि के लिए होती है ट्रेडिंग। और अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे शेयर बाजार का, तो ट्रेडर्स होते हैं, स्पेकुलेटर्स होते हैं, उनके
अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं। उन्हें बैलेंस शीट अगर आप ईयर एंड में देखेंगे तो उनकी नेगेटिव में दिखेगी। लंबी अवधि के निवेशक के लिए हम हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि मार्केट में करेक्शंस आर टेम्परेरी एंड ग्रोथ इज परमानेंट। चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे वो आपका गल्फ वॉर हो, चाहे आपका अभी यूक्रेन रशिया क्राइसिस हो, जो भी इवेंट हुए हैं, मार्केट जब भी गिरा है निवेशकों के लिए मौका बना है और यहाँ से निवेशकों को पैसा बनाने का मौका मिलता है। और यही करेक्शन आपको वैल्यूएशन अट्रैक्टिव मिलते हैं मार्केट में, आपकी प्राइसिंग पावर बढ़ती है, आप पैसा अच्छा नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके ज़्यादा आते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ से पैसा बनाने का मौका है। इसका उपयोग करें, लंबी अवधि के निवेशक रहें, ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन से बचें। यही मेरा आपके माध्यम से निवेशकों को देखिए, यहाँ पर अर्थशास्त्री का साफ तौर पर कहना है कि फौरी तौर पर इसका नुकसान तो उठाना पड़ सकता है, तकरीबन 35 अरब का भारत को नुकसान होगा, लेकिन कई रास्ते खुले हैं, जैसे चाइना के साथ और दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर के साथ भारत के रास्ते खुले हैं। वहीं अर्थशास्त्री ने तो ये बात कही, लेकिन शेयर मार्केट एक्सपर्ट कपिल होलकर जी का साफ कहना है कि धैर्य रखिए, शेयर बाजार इसके लिए पहले से ही तैयार था पूरी तरीके से। बहुत धन्यवाद कपिल होलकर जी विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए। ओमनाथ शर्मा जी, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।